हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस पेटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 की फिजिक्स का अध्याय 3, जिसका नाम है परमाणु और अणु, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एटम्स आपका अलग चीज़ है, आपका मॉलिक्यूल्स अलग चीज़ है। तो आज हम सिर्फ एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको शुरू करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि उपयोग आने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। जैसे कि द्रव्य क्या होता है। द्रव और द्रव्य में बहुत कन्फ्यूजन होता है। द्रव का मतलब होता है कोई भी तरल पदार्थ जो कि लिक्विड फॉर्म में हो। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था होती है, चाहे वो पदार्थ आपका ठोस अवस्था में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, चाहे वो आपका लिक्विड अवस्था में हो। ठीक है ना। तो इसके में अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि यह उपयोग होने वाला है पूरा परमाणु के चैप्टर में। द्रव्य नाम का चीज़ उपयोग होने वाला है। ठीक है ना। तो एक होता है आपका द्रव्य होता है, ये है आपका द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था। कोई भी पदार्थ हो सकता है, चाहे वो पदार्थ आपका ये द्रव्य में, चाहे वो पदार्थ आपका ठोस में हो, चाहे वो पदार्थ आपका द्रव यानी कि तरल पदार्थ हो, लिक्विड हो, जैसे पानी होता है ना। और दूसरा होता है आपका गैस, यानी कि कोई भी पदार्थ। देखिए, ये पदार्थ है अपना मार्कर है, यानी कि ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक द्रव्य है जो कि ठोस अवस्था में है। पानी है, वो भी आपका एक पदार्थ है, लेकिन वो तरल अवस्था में है। गैस भी होता है, वो भी आपका पदार्थ है और वो गैसीय अवस्था में होता है। परफ्यूम वरफ्यूम जितनी भी सेंट होती है ना, वो सभी की सभी गैसीय अवस्था में होती है। तो ये द्रव्य होता है। इन सभी चीज़ों को कहते हैं द्रव्य, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैटर बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा चीज होता है द्रव्य। जो द्रव होता है, ये आपका द्रव्य है और ये आपका द्रव है। द्रव का मतलब होता है सीधे पानी। ठीक है ना। पानी जो तरल पदार्थ में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो द्रव्य और द्रव आप समझ गए। पदार्थ की अवस्था, चाहे वो ठोस में हो, द्रव यानी कि लिक्विड में हो, पानी की अवस्था में हो, और गैस, इन सभी के सभी अवस्थाओं को हम लोग कहते हैं पदार्थ। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द्रव्य। ठीक है ना। दूसरी होता है द्रव। द्रव का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में रखी गई वस्तुएं जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, वो सभी के सभी द्रव्य कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए। अब हम चलते हैं आपका मेन मुद्दा जो आपका है वो है यानी कि परमाणु पर। ठीक है ना। ये वास्तव में एटम्स होते क्या हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जब हम एटम्स के बारे में चर्चा ही कर रहे हैं, तो एटम्स की शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश से हुई और किन्होंने की, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक के आधार पर एटम्स को, परमाणु यानी कि परमाणुओं को जॉन डाल्टन के आधुनिक जो सिद्धांत है उस पर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत भारतवर्ष में हुई थी। आपको मालूम होनी चाहिए, जो एटम्स की शुरुआत हुई है वो भारतवर्ष में हुई। किनके द्वारा हुई? महर्षि कर्णाद के द्वारा हुई। उन्होंने परमाणु का नामकरण महर्षि कर्णाद ने ही रखा और इन सभी का श्रेय ले लिया जॉन डाल्टन ने। कैसे लिया, इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले महर्षि कर्णाद से। उन्होंने सबसे पहले परमाणु का नामकरण किया था और उन्होंने बताया था किसी भी द्रव्य का, द्रव्य मैं कह रहा हूँ, किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, वो आपके एटम्स यानी कि परमाणु कहलाते हैं। ठीक है ना। बस नामकरण उन्होंने ही किया। उसके बाद से कुछ और वैज्ञानिक है, ज्योतिषाय, जो कि आपका ऋषि मुनि थे, जैसे कि पकुदा कात्यायन। उन्होंने भी यही कहा, ये जो कण होते हैं वो हमेशा संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्य यानी कि पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और ये पदार्थ के निम्न अवस्था यानी कि को प्रदान कर रहा है। ये आपका डस्टर है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल छोटे छोटे कणों से, और वो भी आपके पदार्थ के भिन्न भिन्न अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे ये आपका इंचल है, ये भी आपके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और ये पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्था यानी कि अब इस अवस्था को यह प्रदर्शित करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले पदार्थ मतलब परमाणु के बारे में जिन्होंने जो कहा था वो आपको लिखवा देता हूँ, और नोट्स भी आपको वैसे ही बनाने हैं जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं बनानी है, सब के सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। शुरुआत हम महर्षि कर्णाद से करते हैं। ठीक है ना। महर्षि कर्णाद से करते हैं। ठीक है ना। महर्षि कर्णाद ने क्या कहा था, किसी भी कण का यानी कि किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, वह आपके परमाणु कहलाते हैं। सूक्ष्म और सूक्ष्मतम
किया जा सकता परमाणु कहलाता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग एटम बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये विभाजित करने का कार्य क्या है वास्तव में, देखिए जैसे मेरे पास जैसे ये देखिए, ये आपका डस्टर है, चाहे ये आपका मार्कर है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि इस डस्टर से एक छोटा से कण निकाल दिए, एक छोटा से छोटा कण निकाल दिए, इसी छोटे से छोटे कण द्वारा ये पूरा का पूरा डस्टर बना हुआ है। तो हम इस डस्टर से इतना छोटा कण को निकाल देते हैं जिसे और भी छोटा हम नहीं कर सकते, उसी को तो हम लोग परमाणु कहते हैं महर्षि कर्णाद के अनुसार। और वास्तव में परमाणु का डेफिनेशन भी यही है, आगे हम और भी इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित किया ही नहीं जा सकता, वही आपके परमाणु कहलाते हैं। बस परमाणु का डेफिनेशन यहाँ से इसका नामकरण भी परमाणु का इन्होंने ही रखा है। दूसरा आता है पकुधा कात्यायन। यहाँ देखिए पकुधा, पकुधा कात्यायन। पकुधा कात्यायन क्या कहते हैं, सिर्फ यही महर्षि के कणादों के विचारों को ये भी बताते हैं। अब ये कहते हैं ये कण, यानी कि जो हमने कण निकाला था डस्टर में से, वह कण हमेशा संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि यह मार्कर, ये आपका संयुक्त रूप से पाया जाता है, इसके कण अलग अलग तो है नहीं, सभी के सभी कण मिलकर एक मार्कर का निर्माण किए हैं। ये आपका डस्टर, सभी के सभी कण मिलकर डस्टर का निर्माण किए हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये जो कण होते हैं यानी कि जो परमाणु होते हैं वो हमेशा संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो द्रव की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्रदान करते हैं। बस उन्होंने यही कहा था। ये कण, कण का मतलब आप क्या कहेंगे, मतलब एटम, परमाणु हमेशा संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। संयुक्त रूप से पाए जाते हैं का मतलब क्या होता है, हमेशा मिलकर बने होते हैं, हमेशा सभी एक साथ ही पाए जाते हैं। संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। पाए जाते हैं जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्रदान करते हैं। द्रव्य है, द्रव नहीं है, द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्रदान करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार पकुधा कात्यायन ने परमाणु के संबंध में ये विचार को रखा जो महर्षि कर्णाद ने अपने विचार में रखा था। उसके बाद से आता है आपका डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ये दो अन्य वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी परमाणु के बारे में महर्षि कर्णाद द्वारा दिए गए विचारों को ही प्रस्तुत किया। ठीक है ना। वो था आपका डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ल्यूसिपस। ये अन्य वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी महर्षि कर्णाद के विचारों को ही बताया, कुछ अलग इसने अपना नहीं दिया। ठीक है ना। तो परमाणु के संबंध में ये तीन जो आपके ऋषिमुनि थे और ये आपका साइंटिस्ट है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने भी महर्षि कर्णाद के विचारों को बताया। इस प्रकार परमाणु के संबंध में जो चीज़ें उत्पन्न हुई थी, जो नामकरण उत्पन्न हुआ था और वो वास्तव में होते क्या हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया था। अभी हम इसके जॉन डाल्टन के अनुसार भी हम परमाणु के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, पढ़नी है वो हमें जाननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉन डाल्टन ने क्या किया था, इनके सिद्धांत को उठाया, महर्षि कर्णाद के सिद्धांत को उठाया, फिर हम जो वैज्ञानिक पढ़ने वाले हैं आंतोइन एवं लवाइजिए, जोसेफ एल प्राउस्ट, उसके भी विचारों को उठाया और परमाणु के सिद्धांत में बस इन्हीं दोनों के विचारों को रख दिया और अपने नाम से वो परमाणु के सिद्धांत करा लिए थे। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आंतोइन एल लवाइजिए के बारे में पढ़ा जाए और जोसेफ एल प्राउस्ट के बारे में पढ़ा जाए। ठीक है ना। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ देखिए, आंतोइन
एल लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट। जोसेफ एल प्राउस्ट ये आपके दो वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे, है ना, ब्रिटिश केमिस्ट थे। केमिस्ट का मतलब आपके रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारे प्रयोग करने के आधार पर इन्होंने रासायनिक संयोजन के कुछ नियम दिए। अब रासायनिक संयोजन क्या होता है? ये होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए उन्हीं में क्या क्या गुणधर्म होना जरूरी होता है। इसके लिए उन्होंने दो आपके रासायनिक संयोजन के नियम को प्रतिपादित किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। नोट्स भी आपको बहुत अच्छे से ऐसे ही बनाना है, बहुत प्रयोगों के आधार पर। उन्होंने रासायनिक संयोजन का मतलब कैसे धातुएं आपस में क्रिया करती है, रासायनिक संयोजन करती है, रासायनिक अभिक्रियाएं करती है। उन्होंने रासायनिक संयोजन के आधार पर दो नियम प्रतिपादित किए। दो नियम प्रतिपादित किया। प्रतिपादित किया मतलब दो नियम उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन रासायनिक संयोजन करते हैं। पहला उनका पहला जो नियम था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना, यानी कि मैं यहीं पे लिख देता हूं, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उन्होंने जो दूसरा बताया वो था आपका स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है ना, ये इसने उन्होंने दो नियम बताया। अब हम एक एक करके इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे जो पहला है वो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये वास्तव में द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? उन्होंने कहा जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए, यौगिक अलग चीज होता है, तत्व अलग चीज होता है। तत्व में सिर्फ तत्व के ही परमाणु होते हैं, जबकि यौगिक में उस तत्व का परमाणु स्थित नहीं होता है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने यही कहा जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले तत्वों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद बने यौगिक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, अभी मैं इसको और अच्छे से समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नए यौगिक का निर्माण करते हैं तब रासायनिक अभिक्रिया से पहले तत्वों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
बने यौगिक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बने यौगिक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब यहाँ से आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। ओके, और कोई मार्कर नहीं है क्या? हेडिंग डाल दूँ मैं? एक मिनट है कि नहीं है भाई? है ना। यहाँ देखिए, ये आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। इसको मैं हेडिंग डाल देता हूँ और ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत अच्छे से बनाने हैं। जोसेफ एल प्राउस्ट और आंटोइन लवाइजे ने बहुत प्रयोग के आधार पर उन्होंने रासायनिक संयोजनों के दो नियम प्रतिपादित किए। वो कौन सा नियम था? एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम था और एक आपका स्थिर अनुपात का ये आपका नियम था, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था? वहाँ देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व, कोई भी तत्व ले सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये यौगिक का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले उस तत्वों का कुल द्रव्यमान जितना होगा वह उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद बनी यौगिक के द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए इधर जैसे मान लीजिए अगर आपके पास x कोई एक तत्व है, एक दूसरा तत्व है y, ठीक है ना, एक दूसरा तत्व है y। x की मात्रा मान लीजिए है 1.22 ग्राम है और y की मात्रा मान लीजिए इसका द्रव्यमान है 2.3 ग्राम है, ठीक है ना। और इस प्रकार रासायनिक संयोजन होता है और संयोजन बनने के बाद यहाँ कोई एक नया यौगिक बन गया m, ठीक है ना। तो इस m का कुल द्रव्यमान उतना ही होगा जितना रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले इन तत्वों का कुल द्रव्यमान था। इन दोनों तत्वों का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये है 1.22 ग्राम और ये है 2.30 ग्राम। इसका मतलब 2 1 3 ग्राम और ये हो जाएगा 30 20 50 2 52 ग्राम। तो इस प्रकार बने यौगिक का कुल द्रव्यमान कितना होगा? 3.52 ग्राम इस टोटल द्रव्यमान होगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे और मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है ना, दे रहा है। यहाँ एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको समझा सकता हूँ इस प्रकार। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी जैसे एक यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए आपके पास है कॉपर सल्फेट है, CuSO4 और सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और इस प्रकार कॉपर सल्फेट की मात्रा है मान लीजिए है आपका 9.2 ग्राम है और आपका सोडियम कार्बोनेट की मात्रा मान लीजिए है 2.3 ग्राम है, ठीक है ना। इस प्रकार मान लीजिए दोनों रासायनिक अभिक्रिया करें और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद एक यौगिक का निर्माण करते हैं। मान लीजिए वो यौगिक मान लीजिए आपका है Y है, नया यौगिक बन गया Y है। तो इस Y का कुल द्रव्यमान होगा वह बराबर होगा कॉपर सल्फेट के द्रव्यमान के बराबर प्लस सोडियम कार्बोनेट के द्रव्यमान के बराबर। तो इन दोनों का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 9 2 11 ग्राम, अब 20 30 50 ग्राम। तो इसका कुल द्रव्यमान हो जाएगा 11.5 ग्राम। इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है, ठीक है ना। अब हम दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ। अच्छे से पढ़िए आप लोग, अच्छे से समझिए चीज़ों को। दूसरा है आपका स्थिर अनुपात का नियम। ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम था ना, यही स्थिर अनुपात का नियम है। और इसी नियम को क्या किया था आपका जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में चोरी करके अपने नाम कर लिया। वो कैसे किया इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ें स्थिर अनुपात का नियम। इन्होंने जोसेफ एल प्राउस्ट और आंतोइन एल लवाइजे उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जब भी किसी तत्व से यौगिक का निर्माण करना होता है तो यह जरूरी है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में लेकर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए, तभी जाकर वो यौगिक का निर्माण करते हैं।
ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया ना। बस अब वो कैसे करता है अभी हम इसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में लेकर रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तब जाके हमें यौगिक निर्माण होता है। जैसे आपका पानी हुआ, पानी चाहे आपका तालाब का पानी हो, चाहे आपका कुएं का पानी हो, समंदर का पानी हो, या किसी और देश का पानी हो, फॉरेन का पानी हो, चाहे आप कहीं का भी पानी लीजिए, जब तक उस पानी में पानी बनता किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जब तक ले 1:8 के अनुपात में नहीं होगा तब तक आपका पानी बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या जरूर है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 के अनुपात में हो, तभी जाकर आपका पानी बनेगा। चाहे वो पानी गंदा हो, अच्छा हो, साफ हो, किसी और देश का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जैसे आपका हुआ, ये आपका है पानी हुआ H2O। ये पानी बनता किससे है, ये पानी बनता है आपका वास्तव में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से आपका पानी बनता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या जरूरी है, स्थिर अनुपात का नियम जरूरी है। स्थिर अनुपात का नियम, जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक संबंध 8 का रेशियो नहीं होगा तब तक आपका यह पानी कभी बनेगा ही नहीं बनेगा, चाहे आप यहाँ का पानी लो या कहीं और का पानी लो। इसी प्रकार है कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनता कैसे है, यहाँ देखिए, जब तक आपके पास मान लीजिए कार्बन है और आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कई क्या इसमें बच्चे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये गलत होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन की यौगिक से बनता है। कार्बन भी आपका तत्व है, ऑक्सीजन भी आपका तत्व है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आपको लिखेंगे तो कार्बन इतना बड़ा, आपको ऑक्सीजन लिखना होता है और नीचे 2 लगाना होता है। कई ऐसे नहीं करते, कई आपका ऐसे कर देते हैं CO2, बताओ ऐसे कर दे, हुलिया ही बदल देते हैं इसका। तो ये सब गलत बात है, ये थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात कितना होना चाहिए, अगर कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसके लिए वो जरूरी है कि उनका जो रेशियो हो वो 12:32 के रेशियो में हो, तभी जाकर वो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। कितना रेशियो होना चाहिए यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 12:32 का रेशियो होना चाहिए, तभी जाकर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, तभी जाकर इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। इसी प्रकार अगर हम और देखना चाहें तो आप और भी देख सकते हैं। और क्या है, जैसे आपका अमोनिया है। अमोनिया जिसे NH3 कहते हैं, बनता किससे है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ठीक है ना। बनता अमोनिया है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और ये बन गया आपका अमोनिया। लेकिन अभी भी यह अमोनिया नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब अमोनिया बनने से पहले इसके बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होंगी नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि इसको हम लोग स्थिर यानी कि निश्चित अनुपात में ले। और निश्चित अनुपात कितना होना चाहिए, इसके लिए 14:3 होनी चाहिए, 14:3 होनी चाहिए, तब जाकर यह इसके बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और तब जाकर यह आपका अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है। बस तो स्थिर अनुपात का नियम हम लिखेंगे क्या इसके लिए, तो इसके लिए हमें लिखेंगे, और जैसा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने ये बताया जब भी किसी तत्व से यौगिक का निर्माण करना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी किसी यौगिक से जब भी किसी तत्व से यौगिक का निर्माण करेंगे ना, यौगिक से तत्व का निर्माण नहीं किया जा सकता है, तत्व से यौगिक का निर्माण किया जाता है। जब भी किसी तत्व से नए यौगिक का निर्माण करना हो तो यह जरूरी है, क्या जरूरी है भैया, तो यह जरूरी है कि तत्वों को निश्चित अनुपात में लेकर रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए। जिससे यौगिक प्राप्त हो, जिससे
जिससे फलस्वरूप यौगिक प्राप्त हो। यौगिक प्राप्त हो, ये तो मिट गया। तो मिट गया तो हम इसको कर देते हैं ना, ये आपका NH3 है जिसे आप लोग अमोनिया कहते हैं, ये आपका NH3 है और 14:3 के अनुपात में है। और इसी प्रकार आपका H2O है, H2O है, ठीक है ना, यानी कि पानी है। पानी को जब तक आप 1:8 के अनुपात में नहीं मिलाओगे तब तक इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी और तब तक आपका पानी नहीं बनेगा। 1:7 के अनुपात में मिला दोगे तब तो बनेगा ही नहीं बनेगा। जब तक रेशियो 1:8 के अनुपात में नहीं होगी तब तक यह आपका पानी नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 12:32 के रेशियो में ये बनता है। तो ये अब आपके बारे में ये जानना चाहिए। तो इस प्रकार हमने स्थिर अनुपात का नियम यह पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने क्या पढ़ा, जब भी 2 या 2 से अधिक तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले तत्वों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने यौगिक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार वो द्रव्यमान संरक्षण का पालन करता है। मतलब टोटल तत्वों का कुल द्रव्यमान वो बराबर, तत्वों का कुल द्रव्यमान और तत्वों से बने हुए यौगिक के कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। और ये स्थिर अनुपात का नियम। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम फिर से चलने वाले हैं किसके, एटम्स के बारे में चलने वाले हैं, यानी कि परमाणु के बारे में। अब क्यों चलने वाले हैं, देखिए हमें जो परमाणु पढ़ना है वो वास्तव में जॉन डाल्टन द्वारा दिए गए परमाणु सिद्धांत को पढ़ना है। और जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कहाँ से दिया, महर्षि कर्णाद से चुराया। चुराने के बाद आंतोइन एम लवाइजी और जोसेफ एल्प्रिस्ट का स्थिर अनुपात के नियम को चुराया। चुराने के बाद से उसने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके अपने परमाणु सिद्धांत में डाल दिया और कह दिया ये हम दिए हैं। नाम छप गया उसका, चूँकि था यह ब्रिटिश केमिस्ट और निकला, और ये अपना परमाणु सिद्धांत दिया 1803 ईस्वी में। और उस समय भारत गुलाम था तो वो इसका सारा क्रेडिट ससुरा भूल गया। तो इसके बारे में अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हम चर्चा करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, ठीक है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ। अच्छा, इसको मिटाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देना हूँ ताकि आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि आपने क्लास 8 में भी इस चीज़ों को सीख लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लास 9th में भी आप इस चीज़ों को सीखें, थोड़ी भी आपको कमी ना हो। ये क्या है, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया बनता किससे है, तो अमोनिया, आप इसकी परिभाषा NH3 को, ये ससुराई क्या कर दिया है, अमोनिया है ना। तो यहाँ देखिए अमोनिया बना किससे है, NH3। कैसे पता लगता है कि यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अब किसी भी पदार्थ, कोई भी तत्व हो, कोई भी यौगिक हो, उसके सूत्र को देखिए। उस सूत्र को देखने के बाद संकेत से आप बता सकते हैं कि वास्तव में वह यौगिक हो या तत्व हो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या है, N है और एक क्या है, H है। H मतलब हाइड्रोजन, N के मतलब होता है नाइट्रोजन। इस प्रकार जो अमोनिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक ना। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक ना। इस नाइट्रोजन में केवल नाइट्रोजन के गुण उपस्थित होंगे। नाइट्रोजन के प्रत्येक जो परमाणु होगा उसका द्रव्यमान उपस्थित होगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन का प्रत्येक द्रव्यमान का जो द्रव्यमान होगा वो एक समान होगा। नाइट्रोजन के गुणधर्म एक समान होंगे। नाइट्रोजन के गुणधर्म का मतलब नाइट्रोजन के परमाणु का गुणधर्म एक समान होंगे। नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान एक समान होगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान एक समान होगा। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का जो आपका गुणधर्म होगा, रासायनिक गुणधर्म होगा, वो आपके एक समान होगा। यानी कि इन दोनों का गुणधर्म अलग अलग है। नाइट्रोजन का आपका अलग है, हाइड्रोजन का आपका अलग है, ठीक है ना। इन दोनों के मिलने के बाद जो बना हुआ अमोनिया है, उस अमोनिया एक यौगिक बन गया है। और यौगिक बनने के बाद अब इस अमोनिया में न ही नाइट्रोजन के गुणधर्म है, न ही नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान है, न ही हाइड्रोजन के गुणधर्म व परमाणु द्रव्यमान उपस्थित होंगे। यानी कि अभी एक अलग चीज़ ही बन गया है, अमोनिया एक अलग चीज़ बन गया है। अब इससे न नाइट्रोजन के मतलब है न हाइड्रोजन का मतलब है, ठीक है ना। नाइट्रोजन, अगर इस प्रकार अमोनिया बनने के बाद अगर कोई आपसे पूछता है क्या इसमें अमोनिया में क्या नाइट्रोजन के गुण उपस्थित हैं, तो आप कहेंगे नहीं, इसमें नाइट्रोजन के अवयव ही उपस्थित नहीं होंगे, ये आपको कहना पड़ेगा। हालांकि आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें नाइट्रोजन भी होंगे और हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मदद से बन गया है नया यौगिक बन गया है। और यौगिक बनने के बाद इसमें न ही नाइट्रोजन के गुण उपस्थित होंगे न ही हाइड्रोजन के गुण उपस्थित होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप भूलें ना। अमोनिया बनने के बाद यौगिक में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के
गुणधर्म व परमाणु द्रव्यमान अलग अलग नहीं होते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के गुणधर्म और परमाणु नहीं उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार अब मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें समझने वाली चाहिए। तो अब हम चलते हैं मेन चीज़ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर और देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने क्या कहा। हम देखते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या थे, कैसे उन्होंने महर्षि कर्नाड के विचारों को चुराया, आंतोइन लवाइजिए, जोसेफ एल्फ्रेस्ट के निश्चित अनुपात का नियम को चुराकर कैसे उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया और अपने नामे यह परमाणु की खोज कुल भी लिखवा लिया। हालांकि इसका नामकरण और इसका खोज भारतीय वैज्ञानिक ऋषि मुनि महर्षि कर्नाड के द्वारा ही जाता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक के आधार पर पढ़े तो जॉन डाल्टन के हिसाब से हमें इसे पढ़ना पड़ता है। जॉन डाल्टन ने भी परमाणु सिद्धांत में कुछ इसकी कमियां थी जो कि आगे मॉडिफाई करके अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा इसको बनाया गया और अंत में रदरफोर्ड द्वारा इसको सुनिश्चित किया गया। यहाँ देखिए जॉन डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने भी यही कहा था कि सभी द्रव्य चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या कोई मिश्रण हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद से जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 6 यही सिद्धांत दिया जो कि यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। मैंने इसको पहले ही लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा समय वीडियो में ना लगे। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि सभी द्रव्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो और जिनका रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ देखिए अगर जैसे आपके पास मान लीजिए अगर कोई तत्व है तो उस तत्व के उस तत्व जो बने, मान लीजिए आयरन है, लोहा है, लोहा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे उसके जो कण होंगे वो आपके लोहे के ही कण होंगे और उस लोहे के कण से ही पूरा का पूरा लोहा बना होता है। और इस प्रकार एक परमाणु यानी कि उस लोहे का एक परमाणु आप निकाल लीजिए, उस परमाणु का द्रव्यमान उतना ही होगा जो उस लोहे के अन्य परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। वह इसका गुणधर्म, किसी भी लोहे के परमाणु का गुणधर्म वही होगा जो उस लोहे के गुणधर्म होगा। तो उन्होंने पहला यही कहा था कि कोई भी द्रव्य हो, यहाँ देखिए उन्हें क्या, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना। दूसरा उसने कहा था कि एक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी कि अगर आपके पास आयरन एक लोहा है, आयरन है, चाहे हाइड्रोजन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, सोडियम लीजिए, पोटेशियम लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, अगर कोई तत्व है तो उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। आयरन है तो उसमें सिर्फ आयरन के परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है ना। और उस आयरन के परमाणु का द्रव्यमान भी उतना होगा जितना उस लोहे के अन्य परमाणु के द्रव्यमान होंगे। तीसरा उसने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के, चाहे आपका भिन्न भिन्न तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए अगर आपके पास लोहा है, दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है, तो इस लोहे में लोहे के सिर्फ परमाणु होंगे, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही सिर्फ परमाणु होंगे और इन दोनों के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा और आपका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा और इन दोनों का रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। वो आपका तीसरा था। चौथा उसने क्या कहा था, चौथा भी उसने बहुत ही अच्छे से उसने बताया था। क्या बताया था कि यहाँ देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं परस्पर, ये देखिए ये जो चौथा इसका था ये आंतोइन लवाइजिए, जोसेफ एल्फ्रेस्ट द्वारा चोरी किया गया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं परस्पर छोटी संख्या, पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोज करके यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ कैसे, या देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर जोसेफ एल्फ्रेस्ट के द्वारा दिया गया था, मैंने वहाँ भी बताया था जैसे अमोनिया होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर स्थिर अनुपात में किया जाए 14:3 का, तब जाकर इसके बीच में रासायनिक अभिक्रियाएँ होंगी और रासायनिक अभिक्रिया बनने के बाद वहाँ पर अमोनिया का निर्माण होगा। बस इन्होंने यही कहा था। देखिए कैसे इन्होंने मिट जाएगा क्या, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, NH3, और इस प्रकार बनता है आपका NH3 यानी कि बनता है आपका अमोनिया बनता है। ठीक है ना। वो सॉरी यहाँ मिट जा रहा है, ये आपका है विनाश होता है। ठीक है ना। ये अविभाज्य है, इसको मुझे पहले लिख लेना चाहिए था। तो उन्होंने क्या कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के जितने भी परमाणु होते हैं वो एक निश्चित छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में रासायनिक संयोजन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसे अमोनिया है, अमोनिया की बात हम करें तो उन्होंने देखिए क्या ये 14:3,
यह एक छोटे से छोटे पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में है ना, पूर्ण संख्या के रूप में, यानी कि यह 14.3 होगा, 14.3 नहीं होगा, 14.1 नहीं होगा, 14.3.5 नहीं होगा। जब भी होगा पूर्ण संख्या के अनुपात में ही होगा। या चाहे हो सकता है 10/15 हो, 5/3 हो, 3/5 हो, ये दशमलव में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। छोटे पूर्ण संख्या के रूप में यह इति करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर ही लिया था ना, H2O लिए थे, H2 और O लिए थे, ठीक है ना। और इस प्रकार बना था आपका H2O बना था। और मैंने आपसे कहा था कि 1:8 के अनुपात में जब आप लेते हैं, ये भी देखिए यह एक छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में लेने पर ही यह यहाँ पर हाइड्रोजन बनी है। एक और हमने लिया था आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिया था ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ये बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी आपका 12:32, ठीक है ना, 12:32 के अनुपात में जैसे बन रहा है CO2। इसी प्रकार उन्होंने यही कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के जितने भी परमाणु होते हैं वो परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में लेकर ही यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन करने के बाद निर्माण करते हैं। तो ये छोटी से छोटी पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या के अनुपात में होनी चाहिए, हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। 12 पूर्ण संख्या है, 32 पूर्ण संख्या है। 12.5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 12.2 नहीं होगा, 12.3 नहीं होगा, जब भी होगा पूर्ण संख्या के अनुपात में होगा। यहाँ चौथा देखिए, चौथा उसने कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, बस इसका सॉरी ये पांचवा है ना, पांचवा इसने कहा कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न ही सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। यही उसका कॉन्सेप्ट, ये पूरा स्टेटमेंट को वो फॉल्स करा दिया और अन्य वैज्ञानिक इसका क्रेडिट ले गए। यह क्रेडिट लिया था जो आए थे महर्षि कर्णाद से, अब इसका क्रेडिट ले गया रदरफोर्ड। और कैसे लिया इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। परमाणु यहाँ पर लिखा है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, लेकिन हम आगे पढ़ने वाले हैं कि परमाणु को भी और छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे हम लोग सहपरमाणु कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जॉन डाल्टन ने नहीं बताया। जॉन डाल्टन ने सिर्फ इतना बताया कि जो परमाणु होते हैं वो आपके अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न ही सृजित होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न उनको प्राप्त किया जा सकता है और न ही उनका विनाश किया जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। पांचवा इसने छठा ये भी कहा कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए मैं इसी को लेकर चलता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के रासायनिक संयोजन करने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम जानते हैं कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 12:32 के रेशियो होने चाहिए, तब जाकर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, देखिए किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, ये किताब में भी आप लिख सकते हैं, मैं तो इसको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिया गया हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले इसमें कार्बन के कितने अणु हैं, 1 अणु है, इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो यौगिक बनेगा उस यौगिक में भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेंगे। कार्बन के कितने अणु मिलेंगे, 1, ऑक्सीजन के कितना मिलना चाहिए, 2। इस प्रकार यहाँ पर यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या बराबर होती है, वो निश्चित होती है। जैसे आप हाइड्रोजन के देख लीजिए, और सॉरी जैसे आप पानी को देख लीजिए, पानी में क्या होना चाहिए, H2 और +O 2 भाग आने की हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए और वाटर के 1 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। इस प्रकार बनता है आपका H2O, ठीक है ना। तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2H2O, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 2H2O। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी आपका 4 होना चाहिए, 2 2 4। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी कितने ऑक्सीजन होना चाहिए, 2। देखिए इस 2 में O से भी गुणा किया गया है ना, इस प्रकार इसमें 2 ऑक्सीजन है। यह कैसे हो रहा है, इसके भी हम आगे जब हम इस समीकरण को संतुष्ट करना सीखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दूंगा। एक और हम लिए थे जैसे अमोनिया। यहाँ देखिए अमोनिया बनता है, हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से आपका बनता है अमोनिया, ठीक है ना। ये अमोनिया बनता है। हम रेशियो जानना चाहते हैं, तो रेशियो होता है 14:3 के रेशियो में जब हम लेते हैं तब इसके बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया बनने के बाद अमोनिया का निर्माण होता है। और जॉन डाल्टन के जो छठा स्टेटमेंट था उसने क्या कहा था, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व आकार क्या होना चाहिए, प्रकार निश्चित होना चाहिए। यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले अमोनिया की संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3,
रासायनिक अभिक्रिया हुई, इस यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया के बाद इससे यौगिक का निर्माण हुआ और यौगिक का निर्माण होने के बाद इससे अमोनिया की संख्या कितनी हो गई 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 3। ये ऐसा होना चाहिए तब यह पॉसिबल होगा और ये सत्य है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो परमाणुओं के आकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि परमाणुओं को आकार को किस में मापा जाता है, त्रिज्या में मापा जाता है और नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है ना। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब तक के लिए जितना भी मैंने बताया है उन सभी को आपको याद करना है, अच्छे से कमेंट करना है, पूछना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और बढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ।